नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मेरे 10वीं के सारे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आया हूं। प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक आपके लिए पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के जो ये प्रश्न बैंक 2-3 दिन पहले आई हैं उसको लेके मैं आया हूँ। और सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड सोशल साइंस से हूँ मैं, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे प्यारे विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हैं अभी वर्तमान में, उनके लिए आपको पता ही है हमारे सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट हैं। पहला भारत और समकालीन विश्व 2, समकालीन भारत 2, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 और आर्थिक विकास की समझ। ये चारों सब्जेक्ट में 20-20 अंक के आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी 80 नंबर का आपका जो बोर्ड का लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम, वो तो 20 नंबर आपके सत्रांक के रूप में आपको मिलने वाले हैं। तो ज़रूर आप बने रहें। आपको एक एक टॉपिक वाइज जो भी मॉडल प्रश्न पत्र के हिसाब से आपको मैं डिटेल बताऊंगा। आप अधिक से अधिक हमारे राजस्थान में क्लास 10वीं के सभी हमारे विद्यार्थियों तक इस वीडियो को ज़रूर भेजें। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। आप अधिक से अधिक मेरे प्यारे विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला अध्याय जो समकालीन विश्व भाग 2 को पढ़ेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। फ्रांस की क्रांति कब हुई? क्वेश्चन आएगा आपके, फ्रांस की क्रांति कब हुई है? तो आपको ध्यान रखना है 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई है। आप ध्यान लगा सकते हो। और उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16, याद रखें आप, लुई 16 फ्रांस का उस समय राजा था 1789 में। नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ है? ये क्वेश्चन तो 1804 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। यंग इटली ध्यान रखें आप, यंग इटली की स्थापना किसने की है? तो आपको पता है जूसेपे मैसिनी द्वारा यंग इटली की स्थापना की गई है। तो ये उसी प्रकार आगे हम देखें तो वियना संधि कब हुई है? 1815 ईस्वी में वियना संधि हुई है। उसी प्रकार 5वां क्वेश्चन है, फ्रांस के प्रथम पहला शासक कौन थे? प्रश्न आता है। तो फ्रांस का पहला शासक आपको पता ही है, नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन फ्रांस के प्रथम शासक थे। यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? अगला क्वेश्चन 1821 में प्रारंभ हुआ था यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष प्रारंभ 1821 में। काबूर कौन था? प्रश्न आ रहा है, काबूर कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सार्डिनिया और पिडमोंट का एक प्रधानमंत्री था। तो ये ध्यान रखना, इसने इटली का एकीकरण में प्रमुख योगदान दिया था, वो है काबूर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यूँ क्वेश्चन है। और जर्मनी आएगा आंसर। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका रही है? तो बिस्मार्क की। ध्यान रखें आप। आगे देखें, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को मैं आपके समक्ष रखूँगा, आप ज़रूर देखें। एक बार आपने अगर ये वीडियो 1 से 2 बार देख लिया तो आपका ये सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे नंबर्स आएंगे। तो देखिए आप, अति लघुत्रात्मक प्रश्न में इस पार्ट से, क्रांति के बाद स्टेट्स जनरल का नाम बदलकर क्या किया गया? तो नेशनल असेंबली। क्या नाम रखा है? स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली किया गया था। फ्रांसीसी लोगों का अंतिम राजा वही लुई 16 था, क्योंकि उसी के समय में क्रांति हुई थी। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है। तो उसका आंसर है 18 मई 1848, और ये हुआ था जर्मनी में। और जर्मनी का एक और नाम मिलता है, आपको पता है, प्रशा जर्मनी को ही कहते हैं।
उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें, जर्मनी के एकीकरण के जनक किसे कहते हैं, चौथा क्वेश्चन है ये। और बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें, जर्मनी महासंघ की स्थापना कब हुई है, तो 18 जनवरी 1871 को जर्मनी महासंघ की स्थापना हुई। उसी प्रकार हम देखें, छठा क्वेश्चन देखें तो देखिए, इटली के एकीकरण के जनक कौन थे, तो 3 नाम मुख्य हैं, मैज़िनी, काबूर और गैरीबाल्टी। ये तीनों नाम इटली के एकीकरण के जनक में कहा जा सकते हैं, मैज़िनी, काबूर और गैरीबाल्टी। उसी प्रकार एक कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह शब्द किसने कहे हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है, मैटरनिख ने कहे हैं। किसने कहे हैं, मैटरनिख ने कहे हैं। उसी प्रकार हम देखें, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ, तो उसका गठन आपको ध्यान रखना है 1 मई 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। आगे और देखें हम, तो देखिए उसी प्रकार हम आगे देखें तो अगला क्वेश्चन हम देखें तो वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, तो आपको ध्यान रखना है, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता मैटरनिख ने की है। और यूरोपीय राजदूतों का सम्मेलन था ये, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आप ध्यान देखें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो वर्साय शहर कौन से देश में स्थित हैं, आपको ध्यान रखना है, पोलैंड में स्थित है वर्साय शहर, याद रखें आप। उसी प्रकार हम देखें अगला क्वेश्चन, इटली अपने एकीकरण से पूर्व कितने राज्यों में विभाजित था, 13। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 13 भागों में विभाजित था इटली। टूटी हुई बेड़ियों किसका प्रतीक है, तो आज़ादी का प्रतीक है, टूटी हुई बेड़ियाँ आज़ादी का प्रतीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला हम देखें तो जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया, तो आपको पता ही है, विलियम फर्स्ट को। विलियम फर्स्ट पहला शासक था जर्मनी के एकीकरण के बाद में। अगला क्वेश्चन देखें, बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, तो बाल्कन क्षेत्र में एक तो रोमेनिया है, बुल्गारिया है, ग्रीस है और अल्बानिया है। तो ये बाल्कन क्षेत्र बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। कस्तूनतुनिया की संधि कब हुई, तो ये ध्यान रखना 29 मई 1453 में ये कस्तूनतुनिया की संधि हुई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे और देखें, इटली के क्रांतिकारी की गुप्त संगठन का नाम क्या था, तो यंग इटली, और 1831 में यह इसका गठन हुआ था। जर्मन राष्ट्र का रूपक कौन थी, तो एक महिला थी जिसका नाम है जर्मोनिया। क्या नाम है, जर्मोनिया, महिला थी ये। उसी प्रकार उगते हुए सूर्य की किरणें का किसका प्रतीक है, तो उगते हुए सूर्य सकारात्मक का प्रतीक है, सकारात्मकता की सोच होनी चाहिए हमें। आगे देखो, आपको इसी अध्याय के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लघुत्रात्मक क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो, मैंने ये जो टिक किया है आप ज़रूर देखें, ये जो टिक किया है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसे देख लें। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये गैरीबाल्टी के बारे में ज़रूर देखें आप, बिस्मार्क के बारे में देखें, जर्मनी के एकीकरण के बारे में ज़रूर देखें आप, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को ज़रूर देख लें। अब हम उसी नेक्स्ट अपना दूसरा पार्ट अपन देखते हैं, भारत में राष्ट्रवाद के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, देखिए आप ज़रूर बने रहें और मेरे प्यारे सभी 10वीं के विद्यार्थियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए, क्योंकि ये वीडियो अगर वो देख लेंगे तो वो उनके लिए बहुत ही सकारात्मक एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कहाँ से शुरू की, तो साबरमती से दांडी गए थे वो, तो ध्यान रखें साबरमती आएगा आंसर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, तो 1915, 9 जनवरी 1915 को वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो जनवरी 1921 में हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ है, 1919 में। तो रॉलेट एक्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है,
आगे और देखें, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था ये। और भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है? 1942 में। आपको पता ही है, इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आगे महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों की पूर्ति में दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। 1930 में अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की है, तो अंबेडकर उत्तर है। 1917 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा, गुजरात जिले खेड़ा में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया था, ये ज़रूर याद रखें आप। आगे अति लघुत्रात्मक जो क्वेश्चन है, तो स्वराज पार्टी के निर्माता कौन है? चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और उसी के बाद में आप देखें अगला क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक में, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ है। ये ज़रूर आप देखें कहाँ हुआ है, पंजाब में हुआ है। उसी प्रकार आगे देखें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो देखिए आप अगला क्वेश्चन, ये देखिए आपके लिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो ये देखिए, खिलाफत आंदोलन के 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए हैं, तो मोहम्मद अली और शौकत अली। याद रखना, मोहम्मद अली और शौकत अली। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। पूर्व स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई है? तो आपको पता ही है, लाहौर अधिवेशन में हुई थी। लाहौर अधिवेशन में हुई है, आपको पता ही है। देखिए आप, लाहौर अधिवेशन इसका उत्तर है। उसी प्रकार बारडोली आंदोलन किसके नेतृत्व में और कब हुआ है? तो जून 1928 में गुजरात में हुआ है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन हुआ है। चोरी घटना कब घटित हुई है? तो फरवरी 1922 में गोरखपुर यूपी में ये घटना हुई थी। और इसी घटना के बाद में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, तो आपको पता ही है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसकी जो रचना की है 1882 में हुई है। उसी प्रकार पिकेटिंग से क्या आशय है? पिकेटिंग से क्या आशय है? तो उत्पाद के सुरक्षा के लिए प्रयोग ही। उसी प्रकार पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो आपको ध्यान रखना है, पहला विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 1918, और इसमें डेट भी मैंने दी हुई है, आप ज़रूर देखें। 1914 यानी 28 जुलाई 1914 से 1 नवंबर 1918 तक ये चला था। वर्साई की संधि कब हुई? तो वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ है, और ये 1919 में हुई है, 28 जून 1919, याद रखें। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई है? 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस द्वारा ये भारत में 1608 में आई, 1608 में, याद रखें आप। उसी प्रकार हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने व कब लिखी है? तो महात्मा गांधी ने लिखी है। 1909 में ये पुस्तक लिखी, आप ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन देखें तो देखिए, बेगार शब्द से क्या आशय है? तो बेगार शब्द का मतलब होता है बिना मजदूरी के काम करवाना। बिना मजदूरी के काम करवाना बेगार से संबंधित है। असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला गांधी जी ने कब किया? वही चोरा चोरी कांड हुआ था गोरखपुर में फरवरी 1922 में, तभी उन्होंने वापस ले लिया था, क्योंकि अहिंसा हुई थी और महात्मा गांधी हिंसा हुई थी, अहिंसा के पुजारी थे। और आपको पता ही है हिंसा क्या हुई थी, तो वहाँ पर इसीलिए क्योंकि हिंसा हुई जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, वही बात है। आगे और देखें क्वेश्चन, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। 1928 में ये भारत आया था साइमन कमीशन। और अगला प्रश्न और लघुत्रात्मक में हम देखें इंपॉर्टेंट में इस अध्याय में, तो देखें पहला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल थे? तो फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, याद रखें, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। साइमन कमीशन क्या था? तो ये मैंने आपको कहा है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक किए ज़रूर देखें। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो मैंने बताए भी हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसी पर मैंने टिक किए हैं। पूना पैक्ट कब व किन किन के मध्य लड़ा हुआ था? तो ये हुआ था
समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर व महात्मा गांधी के बीच में। आप ये भी याद रखें कि इन दोनों को समझौता करने वाला समझौता करने वाला मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय हमारे क्रांतिकारी जो थे वो थे, उन्होंने इन दोनों के मध्य पूना पैक्ट करवाया था। 1932 की बात है ये। उसी प्रकार आगे और देखें तो देखिए आपके लिए, और ये गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य आप ज़रूर देख लें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है यहाँ पर। आगे और देखें हम तो ये देखिए, ये सभी निबंधात्मक क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ लें। अगला पार्ट हम देखते हैं विश्व सेकंड इतिहास में आपके लिए। तो ये देखिए, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये आपके लिए कैरिबियाई द्वीप समूह में शामिल नहीं है। सूरीनाम नहीं है, सूरीनाम देश नहीं है कैरिबियाई द्वीप समूह में। त्रिनिदाद हैं, गुयाना भी हैं और आयरलैंड भी हैं। सूरीनाम उसका आंसर सही होगा क्योंकि वो कैरिबियाई द्वीप समूह में शामिल नहीं है। अमेरिका की खोज किसने की है? तो कोलंबस ने। कब की? तो 1492 में। उसी प्रकार हेनरी मार्टन स्टेनली कौन थे? तो पत्रकार व एक खोजकर्ता थे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका में पड़ा, याद रखें। और डैश 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 वालों में हम देखें रिक्त स्थान में मांस आएगा। मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा रखने की बात हुई। और वर्ष 1931 ईस्वी में विश्वव्यापी मंदी अपने चरम सीमा पर थी। उसी प्रकार आगे और देखें हम लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए इस पार्ट के इम्पोर्टेंट। प्रथम विश्व युद्ध कौन से दो गुटों के बीच में लड़ा गया है? तो मित्र राष्ट्र व केंद्रीय शक्तियों के बीच में। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली, ये मित्र राष्ट्र थे। जबकि केंद्रीय शक्तियाँ उस समय जर्मनी और ऑस्ट्रिया व टर्की, ये तीनों के बीच में ये हुआ था। और आपको पता ही है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ये तीन देश थे। यहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली, ये मित्र राष्ट्र थे। और प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट थे, ये आप ज़रूर समझें। रीडर पेस्ट क्या है? तो पशुओं को लगने वाला विषाणु रोग वर्तमान में ये समाप्त हो गया है। तो पशुओं पर लगने वाला विषाणु रोग है एक प्रकार से, तो आप ज़रूर देखें। आगे और देखते हैं हम आर्थिक महामंदी कब हुई और यह संकट कब बना? तो 1929 में, यानी 1930 से 33 तक ये चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ है? आपको पता ही है, एक तो सोवियत संघ और एक है अमेरिका, इन दोनों का उदय हुआ था। उसी प्रकार हम देखें भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली दो वस्तुओं के नाम बताने हैं। तो आपको पता ही है, एक तो रत्नाभूषण है और एक हैं आपके कीमती रत्नाभूषण और एक कीमती धातु हैं। उसी प्रकार आगे देखें तो ब्रिटेन वुड्स संस्थान किसे कहा जाता है? तो ये 1944 में 43 देशों का समूह है। विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रिटेन वुड्स संस्थान कहा जाएगा। और रेशम मार्ग से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन आता है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हो? तो आपको ध्यान रखना है प्राचीन काल और मध्यकाल में व्यापारिक केंद्र जो मार्ग था व्यापार का, उसको रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक की स्थापना कब क्यों हुई है? 1944 में इसकी स्थापना। वाशिंगटन डीसी में इसका कार्यालय है। वित्तीय सलाह है, ये वित्तीय सलाहकार हैं और मदद भी करती है विश्व बैंक। जब किसी देश में आर्थिक मंदी आ जाती है तब ये विश्व बैंक सहायता करती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक्स। आगे और क्वेश्चन देखें, आयात शुल्क किसे कहते हैं? तो आप ज़रूर देखें, आयात शुल्क एक उत्पाद को विदेश से किसी देश में लाने के लिए जो संदर्भित करता है उसी को हम आयात शुल्क के नाम से जानते हैं। आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखें तो ये देखिए, लघुतरात्मक क्वेश्चन में आपके लिए अमेरिका में विश्व के विभिन्न देशों से लोगों के आने का क्या कारण है? तो विकसित राष्ट्र कह सकते हैं हम। उसी प्रकार वीटो या निषेधाधिकार से आप क्या समझते हो? तो पावर, एक प्रकार से पावर कह सकते हैं। निर्णय स्थगित करने या रद्द करने का जो हमारे पास में अधिकार होता है, किसी भी निर्णय को स्थगित कर सकता है और रद्द कर सकता है, उतना पावर है, उसको वीटो पावर कहते हैं।
आपको पता ही है। आगे और देखते हैं असेंबली लाइन क्या थी। तो असेंबली लाइन क्या है, तो असेंबली लाइन को श्रमिकों, उपकरणों या मशीनों और भागों के कार्मिक संगठनों के लिए डिजाइन किया गया है, ये ध्यान रखना है। आगे और लघुतरात्मक प्रश्न सेकंड में अपन देखें तो पहला भी इंपॉर्टेंट आप जरूर देखें। ब्रेडेंस वुड्स संस्थान द्वारा ब्रेडेंस वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है, तो वही विश्व बैंक को कहा जाता है, विश्व बैंक को याद रखें। सिल्क रूट के बारे में ज़रूर देखें आप। उसके बाद में हिटलर के बारे में जानकारी आप ज़रूर लें, विश्व बैंक के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक्स बन रहा है, आपके लिए अधिक से अधिक हमारे जो 10वीं के स्टूडेंट हैं राजस्थान में सब तक पहुंचाए। आगे देखते हैं हम, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, सीधी बात है इंग्लैंड में हुई है। उसी प्रकार भारत का प्रथम लौह व इस्पात संयंत्र स्थापित किया जमशेदजी टाटा ने, ये पहला 1907 में स्थापित किया, आपको पता ही है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया है। उसी प्रकार मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई है 1854 में डाबर जी द्वारा, ये आपको याद ही है। बंगाल में पहली जूट मिल की स्थापना 1855 में। उसी प्रकार आगे देखें, कपास नए युग का पहला प्रतीक थी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की चीज़ों पर प्रचार करने के लिए बाल कृष्ण की छवि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, आप ज़रूर देखें। आगे देखें, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन में, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, जेम्स वाट ने 1776 में। पश्चिमी नज़रिए से प्राच्य का क्या आशय है, तो पूर्व में पाए जाने वाली तत्वों की नकल है, ये अंग्रेजी अपन कह सकते हैं। गिल्ड्स से आप क्या समझते हैं, टाउन हॉल, एक सभागार कह सकते हैं। उसी प्रकार भारत के किन्हीं 4 प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम याद रखते हैं, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी याद रखें आप। उसी प्रकार गुमाश्ता कौन थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट को गुमाश्ता कहते हैं। भारत की पहली कपड़ा मिल कब कहाँ स्थापित, 22 फरवरी 1854 मुंबई महाराष्ट्र में डाबर जी द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। और भी हम देखें, यहाँ पर मैंने जो टिक किए है वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्पिनिंग जेनी से आप क्या समझते हैं, एक बहुधुरी कताई फ्रेम है ये, और ये औद्योगिकरण के प्रारंभिक दौर में क्या परिवर्तन आया, आप ज़रूर देखें। ये 5 क्वेश्चन और निबंधात्मक में औद्योगिकरण से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगला और पार्ट देखें हम, अध्याय देखें, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी किस देश में प्रारंभ हुई है, चीन में। मुद्रण गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 में हुई है। उसी प्रकार जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी, 868 ईस्वी में। आधुनिक छापेखाने का आविष्कार योहान गुटनबर्ग द्वारा किया गया है, योहान गुटनबर्ग द्वारा किया गया। उसी प्रकार आगे और देखें तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कलकत्ता में। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, ज्योतिबा फूले की है। धर्म सुधारक कौन है, तो मार्टिन लूथर। धर्म सुधारक कौन है, मार्टिन लूथर, जिसने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। 95 पुस्तकें, एक नाम है, 95 पुस्तकें लिखी हैं। किसने लिखी हैं भाई, तो मार्टिन लूथर ने, और उसमें धर्म सुधारक थे ये, तो बहुत बड़ी ये पुस्तक थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम गोवा में पुर्तगालियों धर्म प्रचारक के साथ में आई थी। उसी प्रकार अति लघुतरात्मक क्वेश्चन हम देखें तो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन में हम देखें, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कब, तो गोवा में 1556 की बात है। उसी प्रकार बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका थी ये, किसने, तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा 1780 में इसकी ये प्रकाशन में आई थी सबसे फर्स्ट में। मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हो, तो मुद्रण क्रांति आप समझते होंगे, मुद्रण क्रांति क्या है, तो सती प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक सुधार हुए थे और उसको मुद्रण क्रांति के द्वारा इसे प्रचार किया गया था। तो ये ज़रूर आप समझे, मुद्रण क्रांति क्वेश्चन आ सकता है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र 868 ईस्वी में। कित गाया उतामारो कौन थी, तो याद रखें जापानी कलाकार थी, जापानी कलाकार थी वो।
उसी प्रकार आगे देखें तो देखिए आप आगे देखते हैं हम, इंग्लैंड में सस्ती किताबों को किस नाम से जाना जाता है? पेनी हेडफुल के नाम से जाना जाता है। उल्मा कौन है? इस्लाम धर्म के ज्ञाता, यानी इस्लाम धर्म के ज्ञाता को हम उल्मा कहते हैं। वर्नाक्यूलर एक्ट क्या था और यह कब लागू हुआ? 1878 में, ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में, और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था लिटन ने, तो ये बहुत बड़ा विरोध हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये ज़रूर आपके क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखें तो निरंकुशवाद से आप क्या समझते हो? ऐसी सरकार जिसमें किसी प्रकार का अंकुश ना हो, निरंकुशवाद कह सकते हैं हम। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये आप ज़रूर देखें, छापे खाने वाला है, हस्तलिखित पांडुलिपि हैं, मुद्रित पुस्तक, ये ज़रूर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लें। आगे ये चैनल आपके लिए कार्य कर रहा है, अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और मेरे राजस्थान के सभी 10वीं के विद्यार्थियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये 1 घंटे का वीडियो आपके बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, आपके 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। एक बार फिर से देखिए। अगला अब आता है दूसरा समकालीन भारत सब्जेक्ट है, और उसका पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। क्या नाम है? संसाधन एवं विकास का पहला क्वेश्चन हम देखें तो वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पादन किया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पवन ऊर्जा कहेंगे। उसी प्रकार पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई पंजाब में हो रही है। उसी प्रकार कौन से प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र है। कौन से राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती हैं? तो देखो यहाँ पर गुजरात है, वैसे महाराष्ट्र में ज़्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र MH ऑप्शन में नहीं है, तो गुजरात है सेकंड नंबर पर। ध्यान रखें। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनर्पूर्ति योग्य एक संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। लोएस किस प्रकार का संसाधन है? अनवीनीकरण है वह। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र किए गए हैं? तो 33%। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का निम्नीकरण का कारण क्या है? स्थानांतरित खेती होती है वहाँ पर। काली मृदाओं को रेंगर मृदाएं भी कहते हैं। उसी प्रकार संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्यकरण नीति है। नियोजन जरूर याद रखें, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। आगे और देखें इसी पार्ट के अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो हम नवीनीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं? जिन्हें एक बार उपयोग कर पुनः उपयोग किया जाए उसे नवीनीकरण कहेंगे। ठीक है, पुनः उपयोग किया जाए। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना। विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, संभावी, विकसित, भंडार और संचित। उसी प्रकार सतत पोषणीय विकास का क्या आशय है? तो संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना ही सतत पोषणीय विकास है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली मृदा कौन सी है? तो काली मिट्टी, महाराष्ट्र में ये नंबर 1 पर। उसके बाद गुजरात। काजू की फसल उगाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा लेटेराइट मृदा है, लेटेराइट। और संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो अधिक समय के लिए उपयोग किया जाए, अधिक समय के लिए उपयोग किया जा सके तो संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। अगला 8वां क्वेश्चन देखें। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? स्वीडन में 5 से 16 जून 1972 में स्टॉकहोम शहर में, स्वीडन है ये देश। संभावित संसाधनों से आप क्या समझते हैं? जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल याद रखें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भू संसाधनों का निम्नीकरण किस प्रकार हो रहा है? तो खनन द्वारा हो रहा है, अति पशुचारण द्वारा हो रहा है, और जल अपरदन द्वारा भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। मृदा अपरदन के 2 कारण क्या हैं? तो वनों में आग लगना और सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियों
के द्वारा मृदा का अपरदन हो रहा है। लेटेराइट मृदा किन क्षेत्रों में पाई जा रही है? दक्षिण भारत में, मध्य प्रदेश में और बिहार में पाई जाती हैं। आप ज़रूर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक वाले ज़रूर देखें और ज़रूर उसको सॉल्व करें, पढ़ें। और मेरे इस जो वीडियो हैं उसको आपकी क्वालिटी जो है वो बेस्ट क्वालिटी में ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगी पूरी बातें। बेस्ट क्वालिटी करके इस वीडियो को ज़रूर देखें आप। लघुत्रात्मक क्वेश्चन में आपके लिए 3 राज्यों के नाम बताए जो काली मृदा ज़्यादा पाई जाती है। महाराष्ट्र, एमपी और आंध्र प्रदेश, गुजरात भी हैं यहाँ पर। एजेंडा 21 क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 1992 में पर्यावरण विकास पर एक सम्मेलन हुआ था, उसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। उसका अगला पार्ट हम देखें, अध्याय 1 है वन्य जीव के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? पशुचारण और लकड़ी ईंधन प्राप्त करना। पशुचारण और लकड़ी ईंधन प्राप्त करना वनस्पतिक जात और प्राणी जात के लिए ह्रास का सही कारण नहीं है। जबकि कृषि प्रसार, बृहद स्तरीय विकास योजनाएं, तीव्र औद्योगिक शहरीकरण ये तो है ही है, लेकिन ये पशुचारण वो नहीं है। तो उसका सही आंसर जो होगा वो वही होगा। तो आप ज़रूर देखें। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा तरीका समुदायों का सीधी भागीदारी नहीं करता है? वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। आगे और देखें तो देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको मिलान करने हैं उसमें। तो मिलान करने में आपके लिए ये क्वेश्चन देखिए, काला हिरण क्या है? तो संकटग्रस्त है हो रहा है ये। एशियाई हाथी, एशियाई हाथी क्या है? सुमेंग है, सुमेंग। उसी प्रकार अंडमान जंगली सुअर स्थानिक। उसी प्रकार हिमालय भूरा भालू जो है वो क्या हो रहा है? तो दुर्लभ हो रहा है ये। और गुलाबी सिर वाली बतख जो है वो लुप्त हो रही हैं। ये ज़रूर आप समझें, याद करें, बार बार उसको देखें। चिपको आंदोलन से जुड़े हुए पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा है, याद रखें। यहाँ पर आंसर में आपकी अमृता देवी दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सुंदरलाल बहुगुणा उसका आंसर है। भारत में वन्य जीव अधिनियम 1972 में आया था, याद रखें। निम्न में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त हैं? तो ये तीनों संकटग्रस्त हैं, उपयुक्त सभी आएगा। सरिस्का वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में और अलवर में है, अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य। उसी प्रकार हम देखें, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ है? 1973 की बात है ये। उसी प्रकार आगे देखें, वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो वनों से हमें सब प्राप्त होता है, भोजन भी प्राप्त होता है, दवाइयाँ भी प्राप्त होती है और उपयुक्त सभी उसका आंसर आएगा, लकड़ी भी प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार हम देखें, एशियाई चीता भारत में कब लुप्त घोषित हुआ? 1952 की बात है। भारत के किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र में वह है मध्य प्रदेश। तो ये ध्यान रखें। कोई 2 लुप्त प्रजातियों के नाम आपको लिखने हैं अति लघुत्रात्मक में। तो गेंडे व जंगली हाथी याद रखें, लुप्त प्रजातियां हैं, वर्तमान में लुप्त हो रही हैं ये। ज़मीन पर रहने वाले विश्व के सबसे तेज स्तनधारी का नाम व्हेल मछली है, व्हेल मछली। और कैंसर की औषधि कौन से वृक्ष से बनाई जाती है? लक्ष्मी तरु रामबाण से बनाई जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया जाता है। भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश, एमपी में मध्य में है वो। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियाँ कितनी संख्या में पाई जाती है? 45,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और पूरे भारत में 7% इसका हिस्सा है, याद रखें आप। आगे का क्वेश्चन देखें, वनों की कटाई से होने वाली 2 हानियाँ कौन कौन सी? वर्षा की कमी, रेगिस्तान का बढ़ना, बिल्कुल सही है। आगे देखें, हिमालय यव नामक वृक्ष कौन से राज्यों में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जा रहा है ये। हमारे देश की किन्हीं 2 प्रमुख बांधों के नाम, तो हीराकुंड बांध अपन कह सकते हैं, भाखड़ा बांध भी हैं। आप ज़रूर देखें, भाखड़ा बांध पंजाब साइड में है, हीराकुंड उड़ीसा में है, आपको पता ही है। तो ये देखिए आगे और लघुत्रात्मक में इंपॉर्टेंट, जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के बीच में पाई जाने वाली विविधता है, इसको जैव विविधता के नाम से जानते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 कितने प्रकार आप देख लें, ये मैंने जो टिक किए वो क्वेश्चन ज़रूर देखें, क्वालिटी को अच्छा करके देखें, आपको समझ में आ जाएगी बातें। और मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगा, आप वहाँ से ये डाउनलोड भी कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। तो आगे और देखें, अध्याय नंबर 3 पूरी सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का आपके लिए एक वीडियो ज़रूर देखें। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से गिरा है? 3.4
प्रतिशत भाग 75% अपन लगभग हैं, और अब 71% 3.4 कह सकते हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितने प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त हो रहा है? 22% से प्राप्त हो रहा है। ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी व मौसिनराम मेघालय कह सकते हैं। कौन सा राज्य है जहां हर घर में छत वर्षा का जल संग्रहण ढांचा का बनाना आवश्यक है? तो तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे और देखें, हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बना है। भाखड़ा नागल बांध सतलज व्यास नदी पर बना है। उसी प्रकार सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी में बना है। उसी प्रकार चिपको आंदोलन वृक्षारोपण से संबंधित है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पिछोला उदयपुर में है, तो याद रखें आप। आना सागर अजमेर राइट है। ताल छापर चूरू में है। फतेह सागर उदयपुर में है, जबकि पिछोला भी उदयपुर में है, याद रखें। तो ये उत्तर उसका ब होगा। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक भोपाल झील बनाई है। 11वीं सदी की बात है। इसका आंसर वैसे नीचे दिए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया है। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करूँ मैं। 5 क्वेश्चन आपके लिए। अलवणीय जल हमें सतही, अप्रवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत की क्या कहा है? मंदिर कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाखड़ा नाकल परियोजना जल विद्युत उत्पाद और सिंचाई दोनों में काम आती है, तो सिंचाई में भी और जल विद्युत में भी भाखड़ा नागल बांध आपको बताइए था अभी। 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से जल छोड़ा गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। और टांका क्या है? तो वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाने वाला जा सकता है, मतलब एक खड्डे में पानी को इकट्ठा किया जाता है, इसको टांका कहते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में यह होता है। आपको पता ही है वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो बड़ी आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। उसी प्रकार अति लघुत्तरात्मक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हो? बाढ़ नियंत्रण व मृदा अपरदन को रोकने के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं जरूरी है। उसी प्रकार पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 71%, 3.4, 3/4। सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में? गुजरात में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सी झील का निर्माण हुआ है? सुदर्शन झील का निर्माण। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम शासक था। मेरा इतिहास अगर आपको पढ़ना है, राजस्थान का इतिहास, तो इस चैनल को ज़रूर आप देखें। राजस्थान के मेरे 28 वीडियो, इतिहास आपका राजस्थान का क्लियर हो जाएगा। एक 28 वीडियो आप ज़रूर देख लें क्रम से, तो राजस्थान का इतिहास आपका बेस्ट बन जाएगा। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। आगे और देखते हैं क्वेश्चन। भारत के उस क्षेत्र का नाम बताइए जल की कमी से पीड़ित। आपको पता ही है जैसलमेर साइड में ये रेगिस्तान है हमारा, जिसके कारण देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगले और देखते हैं हम। ये लघुत्तरात्मक में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, और भारत का मानचित्र में भी आप ये भर सकते हो। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, पेरियार बांध केरल में है, भाखड़ा नांगल पंजाब में है, सरदार सरोवर गुजरात में है, दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में है। तो आप ये अंकित कर सकते हो। उसके आसपास में आपको मैप का भी नॉलेज होना चाहिए। अगला आपका अध्याय नंबर कृषि 4, अध्याय नंबर 4 कृषि में हम देखें। आगे और देखें तो देखिए, निम्न में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? रोपण कृषि। क्या बोलते हैं उसको? रोपण कृषि। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तिल, याद रखें। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चना, याद रखें। चावल, मोटे अनाज और कपास ये जो है वो खरीफ की फसलें हैं, याद रखें ज़रूर। खरीफ की फसल कौन सी? तो बाजरा, ठीक है। जौ, चना, सरसों ये रबी की फसलें हैं। कृषि एक क्रिया है, क्या है? तो प्राथमिक। द्वितीय क्रिया कौन सी है? उद्योग। तृतीय सेवा। उसी प्रकार आगे देखें, इनमें से कौन सी जायद की फसल है? तरबूज, याद रखें। गेहूं, जौ ये दोनों रबी की फसलें हैं, जबकि ज्वार जो है वो खरीफ की फसल है, तरबूज जो है वो जायद की फसल है। उसी प्रकार संसार का सबसे बड़ा चावल उत्पादक चीन है, याद रखें। भारत दूसरे नंबर पर आ रहा है। इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है? जूट। इनमें से कौन सा मोटा अनाज नहीं है? गेहूं नहीं है। रागी, बाजरा और ज्वार ये खरीफ की सभी फसलें हैं। गेहूं जो है वो
रबी की फसल है, जबकि मोटे अनाज में खरीफ गेहूं नहीं आ रहा है। कृषि एक क्या है? प्राथमिक क्रिया। उसी प्रकार हमारे देश की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, यानी लगभग 66%। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, याद रखें, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। उसी प्रकार हम देखें, अगला क्वेश्चन अपन देखें तो कृतज्ञ दहन कृषि को मणिपुर में पामलू के नाम से जानते हैं। रबी की फसलों को शीत ऋतु अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, बिल्कुल ठंड में। गेहूं अभी देख सकते हो। हमारे देश में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज कौन से हैं? तो ज्वार बाजरा हैं। ज्वार बाजरा उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्य राजस्थान, याद रखें, एमपी। और इसके बारे में आपको पता ही है, हमारे राजस्थान में बाजरा होता है। शेरशाह सूरी एक बार यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए थे और अंतिम समय में हारते हारते हार की कगार पर थे, लेकिन जीत तो जाते हैं, लेकिन जीत जाते हैं और जाते जाते कह जाते हैं बाजरे के बारे में ही। राजस्थान में होता क्या है? बाजरा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में ये कहाँ था? तो आपको पता ही है, बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ? राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी है। जायद की प्रमुख फसलें कौन सी? याद रखनी है आपको, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, ये फसलें यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। झूम कृषि किसे कहते हैं? तो जिसमें पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है उसको झूम कृषि कहते हैं। रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? वाणिज्यिक कृषि है ये। उसी प्रकार ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ज़रूर देख लें, हमारे देश की मुख्य रेशेदार फसलें कपास व जूट, सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में। हमारे देश में बाजरा उत्पादन मुख्य राज्य राजस्थान। वही क्वेश्चन, रबी की किन्हीं 4 फसलों में के नाम लिखने हैं, चना, गेहूं, जौ, याद रखें आप। उसी प्रकार खरीफ की 4 फसलें कपास, मूंगफली, बाजरा, मक्का, याद रखें आप। आगे और देखें, 4 तिलहन फसलें आपको याद रखनी है, चना, सरसों, ये याद रखो आप। ज़रूर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें रबी खरीफ की फसलों के बारे में। आगे और देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप, मैंने जो टिक किए उसको ज़रूर पढ़ लें। अगला पार्ट, खनिज और ऊर्जा संसाधन में निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा है? लोह अयस्क धात्विक खनिज है, क्योंकि लोहा यानी धात्विक, नमक में नहीं है, कोयले में धातु नहीं है। और अभ्रक अधात्विक है, याद रखें अभ्रक। सर्वश्रेष्ठ लोह अयस्क कौन सा? तो हेमेटाइड। हमारे देश का सबसे पुराना तेल राज्य कौन सा? असम। हमारे देश का सर्वाधिक बॉक्साइट उड़ीसा में, याद रखें, उड़ीसा में। और कितने प्रकार के खनिजों की पहचान की जा चुकी है? 2000, ठीक है। मैग्नेटाइट, लोएस्क में लोहांश कितना % होता है? 70%, 70%। कन्नड़ भाषा कुंदरे शब्द का अर्थ है घोड़ा। उसी प्रकार राजस्थान में तांबे की खदानें, खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में वर्तमान में। और निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? कोयला, आपको पता ही है, वर्तमान में खेतड़ी झुंझुनू में, लेकिन अभी 53 जिले हमारे राजस्थान में हो गए हैं। अगर मेरा वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, एक एक संभाग के हिसाब से आपको जिले बताए हैं, नए जिले जो बने थे वो। निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? कोयला ऊर्जा खनिज है। उसी प्रकार आगे देखें, यूरेनियम तथा थोरियम से प्राप्त होती हैं आणविक और परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती हैं। दांतों का गलने से रोकता है, क्या क्या रोकता है? तो फ्लूराइड। हमारे देश में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु आदर्श क्षेत्र उपयुक्त सभी हैं। कच्छ की खाड़ी है ज्वारीय ऊर्जा में, कच्छ की खाड़ी से सुंदरवन का डेल्टा और खंभात की खाड़ी से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। आगे देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्वेश्चन नंबर है 13वां। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य है, याद रखें, मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा है। खनिज सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से पाया जाता है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। अंकलेश्वर गुजरात का महत्वपूर्ण तेल उत्पादक है। अंकलेश्वर याद रखें, अंकलेश्वर गुजरात में पड़ रहा है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए गए हैं। भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं है। सौर ऊर्जा बिल्कुल सही है। महासागरीय तरंगों का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और आर्थिक विकास के लिए खनिज पर आधारित आवश्यकता है। भारत के 2 अभ्रक उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, एमपी, याद रखें। और ये भी एक प्रश्न और है, खनिज से आप क्या समझते हैं? एक निश्चित आंतरिक संरचना है खनिज। 2 अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम में राजस्थान और आंध्र प्रदेश, याद रखें। यहाँ पर भी
और भी खनिज कहाँ पाए जाते हैं? ज़मीन से। ये प्रश्न के आंसर आप ज़रूर निकालें, याद करें। ये सारे क्वेश्चन मैंने राइट किए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं उस पर इम्पोर्टेंट भी किया है। जैसे ये धात्विक व अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है, आपको ये एग्ज़ाम में 100% आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में भी ज़रूर जानकारी आप लें। आगे और देखते हैं विनिर्माण उद्योग के बारे में। तो निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम प्रगलन। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? सूचना प्रौद्योगिकी है। उसी प्रकार निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? सेल है। और अगला आपका क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में? तो सीमेंट है। निम्न में से कौन सा आधारभूत उद्योग लौह इस्पात है? चीनी मिलों की सर्वाधिक सघनता किस राज्य में? यूपी और बिहार में, क्योंकि गन्ना भी यूपी में हो रहा है तो मिलें भी वहीं होगी। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट नहीं है, क्योंकि ये चूना पत्थर है, ये पत्थर से निकल रहा है। पटसन है, कृषि आधारित। रबड़ भी है, चीनी भी है गन्ने से, तो ये कृषि आधारित हैं। निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक नगरी बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी? निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? सिलाई मशीन। हमारे देश में पहला सीमेंट कारखाना चेन्नई में स्थापित हुआ था। ज़रूर समझे। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाली क्वेश्चन में हम देखें इस अध्याय के 1950 के दशक में भारत तथा चीन में लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया है। भारत जापान को सूत का निर्यात कर रहा है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ उद्योग हैं वही कृषि से संबंधित हैं। भारत का पहला, जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, उत्तर प्रदेश में गन्ना ज़्यादा हो रहा है, कृषि ज़्यादा हो रही है, तो मिलें भी वहीं होगी। तो उद्योग और कृषि क्या है? एक दूसरे के पृथक नहीं हैं। समझ गए आप? नहीं है, ये ध्यान रखने की बात। भारत का पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में स्थापित। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग कब? तो 1854 में बम्बई में। और कोई दो खनिज आधारित उद्योगों के नाम इस्पात और लौह अयस्क है। उसी प्रकार विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? तो मशीनों, औजारों, श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं विनिर्माण उद्योग के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विनिर्माण उद्योग के महत्व को स्पष्ट करें, ये ज़रूर देख लें आप। ये लघुत्रात्मक में मैंने जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, राइट किए हैं, वो ज़रूर देख लें आप। इनको आपके मैप में ज़रूर देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? महाराष्ट्र नहीं है, मध्य प्रदेश, गुजरात और यूपी हैं। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतर हानियाँ तथा देरी को घटाता है? पाइपलाइन, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? सिलचर और पोरबंदर, ठीक है। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? सड़क परिवहन। निम्न में से कौन सा शब्द दो अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और भारत का प्राचीनतम पतन है, प्राचीनतम चेन्नई है, ध्यान रखें। और भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब हुई है? रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में, मुंबई से थाना, आपको पता ही है। भारतीय रेल परिवहन को कितने प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है? 16 प्रखंडों में। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग कितनी रेल लाइन बनाई गई हैं? 6। भारत का सड़क जाल लगभग कितने लाख हैं? 56 लाख किमी है, याद रखें। आगे और देखें, देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। कितने प्रमुख जाल हैं? 3 प्रमुख जाल हैं, ध्यान रखें आप, 3 प्रमुख जाल हैं। आगे और देखें तो ये देखिए आपके लिए आगे, भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते हैं। उसी प्रकार हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग है। उसी प्रकार दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। दूर संचार में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है, बड़ा सबसे आगे है। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं बोलियों में प्रकाशित होते हैं।
और ये अति लघुतरात्मक में परिवहन से आप क्या समझते हो, तो आप ज़रूर देख लें। परिवहन से वस्तु तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना परिवहन है। व्यापार से आप क्या समझते हो, तो व्यापार आपको पता ही है, एक देश का दूसरे देश से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से आदान प्रदान करना व्यापार है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग योजना किन किन स्थानों को मिलाती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, आप ज़रूर देखें। तो ये जैसे भारत अपन समझ लेते हैं, तो यहाँ पर ये दिल्ली है, दिल्ली से ये मुंबई, मुंबई से ये चेन्नई, चेन्नई से ये कोलकाता, याद रखें आप। तो इन चारों को जोड़ती हैं, ये है दिल्ली, ये मुंबई, ये चेन्नई और ये कोलकाता। तो इन चारों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर जा रहा है ये। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट वाले आप ज़रूर देख लें इस अध्याय के। आगे और देखते हैं हम। तो ये देखिए, ये चैनल आपके लिए कार्य कर रहा है। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्वालिटी को अच्छा करके देखें, आपको ज़रूर समझ में आई होगी बातें। आगे और देखते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति हम देखते हैं। राजनीति हमारे कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एक बार आपके लिए अध्याय नंबर 1, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में देखिए, बेल्जियम कौन से महाद्वीप का देश है, तो यूरोप का। श्रीलंका में सामाजिक समूह सिंहलियों का कुल आबादी में कितना प्रतिशत, 74%। श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ, ये क्वेश्चन आया था 1948 में। लेबनान की राजधानी बेरूत। उसी प्रकार देखें अगला क्वेश्चन, रूस में कुल कुछ नए कानून बने, कब बने, 2006 में। श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कब किया, 1956 में। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है। श्रीलंका में तमिलों की जनसंख्या कुल आबादी का कितना है, 18% तमिलों का है। बेल्जियम की कुल आबादी का कितना प्रतिशत फ्लेमिश इलाके में रहता है, 59%। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इस सत्ता की साझेदारी का पहला क्वेश्चन हम देखें तो 11वां क्वेश्चन, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो ताकतवर आंसर है उसका। उसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन देखें, श्रीलंका एक क्या है, द्वीपीय देश है। कैसा देश है, द्वीपीय। उसके बाद में ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इनमें दोनों समुदाय समान प्रतिनिधित्व है। पार्टियों की सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा रहती है, बिल्कुल सही है, प्रतिस्पर्धा रहेगी। शासन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से, संरचना, लोग और सूचना। और श्रीलंका कब स्वतंत्र, 1948 में। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ज़रूर देखें, इसका आंसर आप निकालें, ज़रूर पढ़ें। मेरे द्वारा जो निकाले गए आंसर है उसको भी बार बार आप रिवीजन करें। अगला अध्याय देखिए, संघवाद के बारे में। तो संघवाद के बारे में हम देखें, पहला क्वेश्चन देखें, संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित जाति दर्जा मिला है, 22 भाषाओं को वर्तमान में दर्जा मिला है। और संविधान जब बना था उस समय 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, याद रखें। भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कब उठाए, तो 1992 की बात है, 92 में। उसी प्रकार हम देखें तो विदेशी मामले किस सूची से संबंधित है, संघ सूची, बिल्कुल सही है। राज्य सूची में शामिल विषय हैं क्या हैं राज्य सूची में, तो व्यापार है, याद रखें। शिक्षा किस सूची, समवर्ती सूची में, यानी राज्य भी शिक्षा पर दबाव कर सकता है और केंद्र भी। तो समवर्ती सूची में शिक्षा आती है, याद रखें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में, क्योंकि उसी समय पंचायत राज का गठन हुआ था, 11वां 12वां अपनी अनुसूची बनी थी, आपको पता ही है। निम्न में से कौन सी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है, राजस्थानी को नहीं मिली है, गुजराती को मिली है, मैथिली और हिंदी को मिली है। राजस्थानी हमारे अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए संघर्ष जारी है। पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन नंबर 10 में, सन 1947 में भारत में लोकतंत्र की राह अपनी जीवन यात्रा शुरू की। भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से, और भारत में पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में हुआ था। संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट हैं, बिल्कुल सही है। नए राज्य बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई थी। राजभाषा के रूप में हमें हिंदी को मान्यता मिली, आपको पता ही है। राजभाषा का मतलब क्या होता है, ऐसी भाषा जिसका
ज़्यादातर सरकारी कार्यालयों में इसका उपयोग होता है। तो राजभाषा है हिंदी हमारी। आगे और देखें, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा है। आप ज़रूर देखें राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। तो राज्य सूची में पुलिस हैं, वन है, स्थानीय सरकारें आती हैं। उसी प्रकार मेयर कौन होता है, तो नगर निगम का अध्यक्ष मेयर होता है। राजभाषा वही आ गई, सभी सरकारी कार्यों में प्रयोग होती है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई है, 31 अगस्त 1956 की बात है। और ग्राम पंचायत के प्रधान को सरपंच कहते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, गांव के सभी वार्ड पंच। संघ सूची के विषय, संपत्ति सूची, विकेंद्रीकरण वाला क्वेश्चन जरूर याद करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे ये सारे जो राइट किए हैं मैंने क्वेश्चन, उसका आंसर आप ज़रूर देखें, आराम से देखें। अगला अध्याय देखते हैं, जाति, धर्म और लैंगिक मसलों में महिलाओं की साक्षरता का वर्तमान प्रतिशत दर क्या है। 54% है। हमारे देश में लिंगानुपात 919 है। प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या जो वर्तमान में 919 है। 2019 में पहली बार महिला सांसदों का प्रतिशत 14.36 यानी कि अच्छा रहा था। वर्तमान में 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो आप देख सकते हो बढ़ेगा इस बार भी। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की आबादी कितनी है, 79.8%। अब तो बढ़ेगी 100%। आगे और देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समुदाय की आबादी सर्वाधिक है। मुस्लिम की, ये भी ध्यान रखने की बात है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायत राज्य की संस्थानों में है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव क्या होते हैं, भेदभाव हो रहे हैं। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ बेटे की चाह होती है। शहरी इलाकों तो महिलाओं के लिए खास तौर पर असुरक्षित हैं। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीति गोलबंदी सांप्रदायिक का दूसरा रूप है। आगे और देखें, लिंगानुपात से आप क्या समझते हो, तो प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या वर्तमान में 919 है भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखें। आगे और देखें, गांधी जी के अनुसार धर्म क्या है, तो सत्य और अहिंसा पर आधारित ये क्या है, पितृ प्रधान समाज किसे कहते हैं। पुरुषों की प्राथमिकता की शक्ति ही पितृ प्रधान समाज है। ये प्रश्न जरूर आप देख लें। सांप्रदायिकता वाले, धर्मनिरपेक्ष वाले, नारीवाद आंदोलन से आप क्या समझते हो। आगे और अध्याय नंबर 4 देखें, राजनीतिक दल देखें। राजनीतिक दल का पहला क्वेश्चन देखें, बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में हुआ। 2019 में देश के कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे, 7। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठन 1998 में। देश की हर पार्टी को अपना पंजीकरण कराना पड़ता है निर्वाचन आयोग में, बिल्कुल सही है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम हैं। 1984 में ये पार्टी की स्थापना हुई है। राजनीतिक दल के कितने प्रमुख हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का गठन 1951 में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, समग्र मानवतावाद है। राजनीतिक दल जो सरकार बनाता है वो क्या कहलाता है, सत्ताधारी दल कहलाता है। क्या कहलाता है, सत्ताधारी दल कहलाता है। आगे और देखें तो ये देखिए, आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में हमारा 10वां क्वेश्चन, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को सत्ताधारी दल के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार हम देखें, राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार हैं, ठीक है। पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बड़े फैसलों के मामले में राजनेता ही लेते हैं, ठीक है, फैसले लेते हैं मतलब। और अगला क्वेश्चन, हमारे देश के कितने राष्ट्रीय दल हैं, वर्तमान में देख सकते हो 6 हैं। और 2 दलीय व्यवस्था वाले किन्हीं 2 देश, तो अमेरिका और ब्रिटेन, याद रखें नाम। उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है, 1885 में, याद रखें ये। और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के, याद रखें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ज़रूर देख लें, ज़रूर आप देखें। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने राइट किए हैं वो आपके लिए स्पेशल वीडियो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। लोकतंत्र के परिणाम में क्वेश्चन नंबर 1 देखें हम,
तो देखिए पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? राजनीति और गैर बराबरी विचार को समाप्त कर दिया है, ये सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक राजनीति और गैर बराबरी के विचारों को समाप्त कर दिया है। समझने की बात है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। बहुसंख्यकों का शासन नहीं है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, व्यक्ति की गरिमा है उसमें और कानून के समक्ष समानता है, लेकिन ये नहीं है लोकतंत्र में। लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखें आप। अगला, लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। लोकतांत्रिक सरकारें क्या कर रही है? अधिकांशतः अधिकारों का सम्मान नहीं कर रही हैं। तो ये देख सकते हैं आप, वर्तमान में स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। बिल्कुल सही है। लोकतंत्र से आप क्या समझते हो? शक्ति हो जनता के हाथ में, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, प्रजातंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है? तो सबको समान लेके चलना पड़ता है, ये कह सकते हो आप। लोकतंत्र का कोई एक गुण बताए तो समानता का बढ़ावा देना है। उसी प्रकार संविधान से क्या अभिप्राय? जो नियम कानून जो समान लागू हो जनता के लिए, उसको हम संविधान के नाम से जानते हैं। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ये ज़रूर देखें, मेरे द्वारा राइट किए गए क्वेश्चन ज़रूर देखें। ये चैनल आपके लिए कार्य कर रहा है, ज़रूर आप बने रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंतिम आपका सब्जेक्ट है आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स, और पहला अध्याय है विकास। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे तो आपकी प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। आर्थिक संरक्षण 2019-20 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किसकी है? हरियाणा की है। हरियाणा याद रखें। किसी सामान्य द्रव्यमान सूचकांक BMI का मापदंड क्या है? तो -2 से 2। उसी प्रकार UNBP 2018 की मानव सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वां है। प्रति व्यक्ति आय की गणना वैश्विक स्तर पर की जाती है, डॉलर में हो रही है। प्रति व्यक्ति आय डॉलर में हो रही है। विश्व में किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो तीनों, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता स्थिति, औसत साक्षरता के बारे में होती हैं। आगे और देखें तो अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो ये है श्रीलंका की बेहतर है, याद रखें। उसी प्रकार औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। भूमिगत जल नवीनीकरण साधन का उदाहरण है। विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। अति लघुत्रात्मक में देखें तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, गुजरात में है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करें आप। मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, UNDP द्वारा। और शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों 1000 में से जितनी की मृत्यु होती है उसको शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। विकास की धारणीयता, ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसी विकास हो जो आने वाले वर्षों तक चलता रहे, उसको हम विकास की धारणीयता कहते हैं, धारणीयता कहते हैं। औसत आय किस प्रकार की आय? कुल आय बटे कुल जनसंख्या कह सकते हैं हम। तो ये क्वेश्चन आप देख लें, ज़रूर देखें। आगे और देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो कौन सा विकास सेवा क्षेत्र को व्यक्त नहीं करता है? डेयरी उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद, कृषि क्षेत्र प्लस औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। भारत का सर्वाधिक रोजगार क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं, जैसे बेरोजगारी कह सकते हैं हम। और तृतीय क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है। भारत में बड़े अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है, कपड़ा एक विनिर्माणित उत्पाद है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीय क्षेत्रों की गतिविधियां परस्पर निर्भर हैं, बिल्कुल सही है। सेवा क्षेत्र के रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, सेवा क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई। ये सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करिए, प्रश्न जरूर याद करें। अल्प बेरोजगारी
याद करें महात्मा गांधी ग्रामीण जो अधिनियम कब लागू हुई, 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में लागू हुआ था। उसी प्रकार ये जो प्रचंड बेरोजगारी याद कर ले आप, अल्प बेरोजगारी प्रचंड बेरोजगारी में अंतर याद कर ले, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार मनरेगा का डिटेल याद कर ले, ज़रूर प्रश्न आपके आएंगे। मुद्रा व साख का नया अध्याय में हम देखें। पहला क्वेश्चन, बैंकों के ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई कर रहा है, बिल्कुल सही है। ऋणों पर रेपो रेट कम करता है, बढ़ाता है ये भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई। इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को हुई है और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ है। उसका कार्यालय मुंबई में है, ये ध्यान रखें, मुंबई में उसका मुख्य कार्यालय है। आगे और देखें, दूसरा क्वेश्चन देखें तो ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, नियोक्ता नहीं है। नियोक्ता उधार देने का नवीनतम विकसित स्रोत क्या है? स्वयं सहायता समूह है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के संदर्भ में असत्य, 2006 में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार नहीं मिला उनको। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के संदर्भ में वे बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है उनको, ये ध्यान रखें। तो ये चौथा उत्तर उनका सही है, मतलब नहीं मिला उनको नोबेल पुरस्कार। बैंक जमा का कितना प्रतिशत हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखता है? 15% रख रहा है, तो ये भी ध्यान रखें। उच्च ब्याज दर ऋण की लागत और ऋण का बोझ बढ़ाती है। बैंक जमाओं पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, बिल्कुल सही है। नवंबर 2016 में 500 व 1000 रुपये की करेंसी नोटों घोषित कर दी गई, विमुद्रीकरण हुआ है वहाँ पर। और मुद्रा स्टॉक जनता के पास करेंसी तथा बैंकों में मांग जमाओं से मिलकर मुद्रा स्टॉक बनता है। और यही देखो आ गया क्वेश्चन, विमुद्रीकरण से आप क्या समझते हो? तो पुरानी मुद्रा समाप्त कर नई मुद्रा जारी करना। तो 500 रुपये के नोट को बंद कर दिए थे, जब 1000 रुपीज़ के नोट को बंद कर दिया गया था, तो विमुद्रीकरण किया था हमारे भारत के यशस्वी वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार ने। ठीक है, आगे और देखें तो भारत में करेंसी नोट किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। ठीक है, भारतीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? रुपया के नाम से जानी जाती है। उसी प्रकार आगे देखें तो मुद्रा में कोई 2 आधुनिक रूप, तो धातु मुद्रा है और साख मुद्रा देख सकते हैं आप। और भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो। वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखें तो किसी देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना में महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो तीनों बाजार में नज़दीकी होगी, सरकारी नीतियाँ और कुशल और अकुशल की श्रम की उपलब्धता। उपयुक्त सभी सही है। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिकी नहीं है? तो नोकिया नहीं है अमेरिकी कंपनी, क्योंकि ये भारत की है। ठीक है, करगिल फूड्स है, फोर्ड मोटर्स हैं और कोका कोला, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिका की हैं, जबकि नोकिया भारत की है। विश्व की सबसे महंगी मोटर गाड़ी फोर्ड है, फोर्ड मोटर्स। आगे और देखें, कौन सा वैश्वीकरण का परिणाम है? तो निवेश व प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करना। तीव्र वैश्वीकरण वस्तुओं और सेवाओं का निवेश है, मतलब एक देश का दूसरे देश से व्यापार को बढ़ाना वैश्वीकरण, आपको पता ही है। कौन सी भारतीय कंपनी नहीं है? करगिल फूड्स अमेरिका की कंपनी है, टाटा है, इंजोली और रैन बैक्सी ये भारत की कंपनियां हैं। आगे देखें, रिक्त स्थानों में आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, 160 WTH के सदस्य। भारत में सन 1991 के बीच प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध को तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। WTH वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसका पूरा नाम। वैश्वीकरण के बारे में ज़रूर देखें, उदारीकरण के बारे में ज़रूर देखें। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है, आप ज़रूर समझें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगला अंतिम अध्याय आपका अध्याय नंबर 5 उपभोक्ता अधिकार देखें तो भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ 1986 की बात है। कौन सा उपभोक्ता त्रिस्तरीय तंत्र का स्तर नहीं है, तहसील नहीं है, जिला, राज्य, राष्ट्रीय है।
वस्तु और सेवाओं के लिए मानक प्रदान करता है भारतीय मानक ब्यूरो। असंगत को पृथक कीजिए तो न्यूनतम खुदरा मूल्य को अलग कर देते हैं। और ये तीनों देखो, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार अक्टूबर 2005 में। हाल मार्क एंग मार्क मानक चिन्ह है, ये हमारे लोगो कह सकते हैं। बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्वेश्चन नंबर 6, उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ। 1960 के दशक में व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ है। 1985 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। तो 1985 की बात है ये। कोपरा से आप क्या समझते हो? उपभोक्ता संरक्षा अधिनियम है कोपरा। आगे और देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में अक्टूबर 2005 की बात है। MRP का पूरा नाम मैक्सिमम रिटेल प्राइस, याद रखें। और आगे देखें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल मार्क से आप क्या समझ? प्लेटिनियम है, स्वर्ण, रजत, धातुएं, ठीक है। और एग मार्क का अर्थ है शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थ है, और ये ज़रूर देखें। आगे RTI आप क्या समझते हो? सूचना का अधिकार है जो हमें, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ज़रूर देख लें। उसके बाद में आप माध्यमिक परीक्षा 2024 नमूना प्रपत्र भी आपको मिला है, ये भी आप ज़रूर देख लें, ज़रूर देखें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए मैंने ये आपके लिए ये वीडियो बनाया है। आप एक एक क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। जैसे ये आपके लिए भारत के रेखा मानचित्र में आपको अंकित रावत भट्ट, आपको पता है कहाँ है? चित्तौड़ में है, तो राजस्थान में है। नरोरा दिल्ली में है। कल्पमकम तमिलनाडु में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। ये सब आपको याद होना चाहिए। ये दूसरा नमूना पत्र भी आपके लिए, इसको भी बरोबर आप ज़रूर देखें। और ये देखिए आपके लिए जापान, भारत जापान को सूत निर्यात करता है, याद रखें आप। तो महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक, आप ज़रूर इसको बार बार देखें। 2 से 3 बार आपने देख लिया, ये चैनल आपके लिए कार्य कर रहा है। ज़रूर आप इसे स्कैन कर, अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आपके लिए ये पूरा जो PDF है उसको मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि ये जो प्रश्न बैंक हैं वो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पाठ्य पुस्तकों पर आधारित हैं, और ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी किया गया है। तो उसको मैंने डिटेल में आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। आप ज़रूर बने रहें, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान की हिस्ट्री देखें और राजस्थान का इतिहास देखें, राजस्थान भारत का इतिहास देखें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सभी मेरे 10वीं के विद्यार्थियों को आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, एडवांस में बधाई। आप आराम से एग्ज़ाम को करें और आप अच्छे अंकों से पास हो, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद, जय भारत।